सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 11 भूगोल, जिस पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अध्याय 6 है भू आकृतिक एवं विकास। तो अध्याय 6 के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भू आकृति विकास के निम्नलिखित में से किस अवस्था में अधोमुखीकर्तन प्रमुख होता है? तो इसका उत्तर होगा ए, युवा अवस्था। क्या होगा? युवा अवस्था। नेक्स्ट यहाँ पर विवरण, युवा अवस्था में नदियाँ अपनी तली को गहरा करती है, जिससे अधोमुखीकर्तन सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 2 नंबर प्रश्न है, खड़े ढाल वाली तीव्र सीढ़ी नुमा पार्श्व ढाल से युक्त एक गहरी घाटी को क्या कहा जाता है? गार्ज। क्या कहा जाता है? गार्ज। नेक्स्ट देखिएगा, पूरा सारांश देख लीजिएगा। विवरण, गार्ज एक जो है गहरी और संकीर्ण घाटी होती है जिसके किनारे अत्यंत तीव्र और खड़े होते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्द्र क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ए करेंगे आप। इसमें आपको ए फिलअप करना, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसमें ए होगा आर्द्र क्षेत्र। नेक्स्ट देखिएगा, इसका जो विवरण हम देखेंगे, आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में नमी की अधिकता के कारण रासायनिक अपक्षय जैसे विघटन और ऑक्सीजन बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आपके 4 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लैपिस शब्द को सबसे अधिक परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर होगा डी, एक अनियमित सतह जिसमें नुकीले शिखर, खांचे और रिज होते हैं। विवरण, चूना क्षेत्रों में जब सतह पर पानी रिसता है और घुलन क्रिया होती है तो कटक और गड्ढे जैसी खड़े अनियमित संरचनाएं बनती, जिन्हें लैपिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 5 है ऑब्जेक्टिव, एक गहरी लंबी और चौड़ी द्रोणी या बेसिन जिसके सिरों के साथ साथ पार्श्व भी बहुत तीव्र अवतल और ऊंची दीवारें हो, क्या कहलाती है? सर्क। क्या कहलाती है? सर्क। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आपके जो 2 है, निम्नलिखित शब्दों का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। तो पहला है, चट्टानों में कर्तन विक्षेप और जलोढ़ मैदानों में विक्षेप क्या दर्शाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर, चट्टानों में कर्तन विक्षेप यह दर्शाते हैं कि नदियों ने अपनी घाटियों को गहरा करने के साथ साथ अपनी पुरानी विक्षेप की स्थिति को भी बनाए रखा, जो आमतौर पर विवर्तनिक उत्थान या भूमि के ऊपर उठने का परिणाम है। इसके विपरीत जलोढ़ मैदानों में पाए जाने वाले विक्षेप यह दर्शाते हैं कि नदी कम ढलान वाले मैदानी क्षेत्रों में पार्श्व किनारों के कटाव और निष्पक्ष माध्यम से स्वतंत्र रूप से बह रही हैं। फिर है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 2 है, घाटी सिंक या उवाला के विकास को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे, चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जब कई सारे छोटे छोटे विलयन छिद्र या घोल रंध्र घुलने की प्रक्रिया के कारण आपस में मिल जाते हैं, तब एक बड़ी विस्तृत और खुली हुई घाटी जैसी आकृति का निर्माण होता है, जिसे घाटी सिंक या ओवाला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, 30 शब्दों में उत्तर है। तो चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जो है धरातलीय अपवाह की तुलना में भूमिगत जल का अपप्रवाह अधिक सामान्य क्यों होता है? तो इसका उत्तर देखिएगा, क्यों होता है और कारण भी दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी चट्टानें जल में घुलनशील होती है। जब वर्षा का जल इन चट्टानों के संपर्क में आता है तो रासायनिक घोल प्रक्रिया के कारण चट्टानों में मौजूद जोड़ संधियाँ और दरारें चौड़ी हो जाती, जिससे सारा पानी सतह पर बहने के बजाय सीधे जमीन के अंदर रिस जाता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में भूमिगत जल प्रवाह अधिक सामान्य होता है। प्रश्न 4 है, हिमनद घाटियाँ कई रैखिक निषेधात्मक रूप दर्शाती, उनके स्थान और नाम दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हिमनद घाटियों में पाए जाने वाले प्रमुख रैखिक निषेधात्मक रूप निम्नलिखित है। मोरैन, हिमोड, ये हिम नद के किनारों पार्श्व मोरैन, मध्य भाग मध्य मोरैन और तली पर निक्षेपित होते हैं। एस्कर, ये लंबे सर्फिले और रिज जैसी आकृतियाँ होती है जो हिमनद के भीतर बहने वाली जलधाराओं के तल पर मलबे के जमने से घाटी के तल पर बनती हैं। ड्रमलिन, यह हिमनद के निष्पक्ष से बनी उल्टे चम्मच या अंडे के आकार की लंबी टेलेनुमा आकृति होती हैं जो घाटी के तल पर पाई जाती हैं।
नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, देख सकते हैं आप 5 नंबर प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपना कार्य किस प्रकार करती हैं? तो इसका उत्तर देख सकते हैं। और इसका क्या मरुस्थलों में अपवर्तन संबंधी विशेषताओं के लिए केवल पवन ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन हवा अपवर्तन, परिवहन, निक्षेपण के माध्यम से कार्य करती हैं। पवन अपने साथ उड़ने वाले रेत के कणों को अपघर्षक और औजार के रूप में उपयोग करके चट्टानों को घिसती है। क्या पवन एकमात्र कारक है? नहीं। मरुस्थलों में अपवर्तन संबंधी विशेषताओं के फोर केवल पवन ही एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं है। हालांकि पवन एक प्रमुख एजेंट है, लेकिन अल्पकालिक, लेकिन तीव्र मरुस्थलीय तूफानी बारिश, फ्लैश फ्लड, जल की धाराएं भी मरुस्थलीय भूआकृतियों के निर्माण और अपरदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 3 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग जो है 150 शब्दों में देने हैं। तो पहला प्रश्न है 150 शब्दों में, आर्द्र और शुष्क दोनों जलवायु में पृथ्वी की सतह को आकार देने में बहता हुआ जल सबसे प्रभावशाली भू आकृतिक कारक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बढ़ता हुआ जल, नदियाँ और वर्षा का जल पृथ्वी के भूदृश्य को बदलने और आकार देने वाला सबसे शक्तिशाली और सर्वव्यापी कारक माना जाता है। आर्द्र जलवायु में भूमिका, आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होता है, जिससे निरंतर सतही अफवाह बना रहता है। यहाँ नदियाँ, वी आकार की घाटियों, जलप्रपात, सिप्रिका, विस्तृत जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती हैं। यहाँ रासायनिक और यांत्रिक दोनों प्रकार का अपरदन बड़े पैमाने पर होता है। शुष्क जलवायु में भूमिका, भले ही शुष्क मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन जब कभी भी मूसलाधार बारिश होती है तो सूखी घाटियों, वादी में पानी का तेज बहाव अचानक आता है। मरुस्थलों में जल का यह तीव्र प्रभाव चट्टानों को काटने, तलछट को दूर तक बहा ले जाने में बहुत प्रभावी होता है। इस प्रकार जल दोनों ही जलवायु प्रदेशों में अपनी वेगवान शक्ति के कारण धरातल को नया रूप देने वाला सबसे प्रमुख कारक बना रहता है। प्रश्न 2 है, चूना पत्थर आर्द्र और शुष्क जलवायु में अलग अलग प्रकार से व्यवहार क्यों करता है? चूना पत्थर क्षेत्रों में प्रमुख और लगभग अन्य भू आकृतिक प्रक्रिया क्या है और इसके क्या परिणाम होते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चूना पत्थर का व्यवहार जलवायु के अनुसार भिन्न होता है, क्योंकि रासायनिक घोल की प्रक्रिया पूरी तरह से जल की उपलब्धता और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर निर्भर करती है। आर्द्र जलवायु में पर्याप्त जल होने के कारण रासायनिक क्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि शुष्क जलवायु में जल की कमी के कारण यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो जाती है। प्रमुख और अन्य भू आकृतिक प्रक्रिया, चूना पत्थर क्षेत्रों में सबसे प्रमुख और लगभग अन्य प्रक्रिया घोलन या रासायनिक विलय हैं, जहाँ वर्षा का जल वायुमंडल में CO2 अवशोषित करके हल्के कार्बनिक एसिड में बदल जाता है और कैल्साइट को घोल देता है। इसके परिणाम, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित भू आकृतियाँ बनती है। गोलरंध्र और विलयन छिद्र, धरातल पर छोटे बड़े गड्ढे बनना, लेपियस घुलने के कारण चट्टानें सतह का खुरदरा नोकीला हो जाना, गुफाएं और कंदराएं, भूमि के नीचे विशाल रिक्त स्थानों का निर्माण, स्टेलेक्टाइट और स्टेलोमाइट गुफाओं की छत से नीचे लटकते हुए और फर्श से ऊपर उड़ते हुए चूने के स्तंभ, हिमनद ऊंचे पर्वतों को कम ऊंचाई वाले पहाड़ी और मैदानों में बदलने का कार्य किस प्रकार पूरा करते हैं? प्रश्न यहाँ पर तीसरा है। प्रश्न तीसरा, हिमपद और ऊंचे पर्वतों को कम ऊंचाई वाले पहाड़ी और मैदान बदलने का कार्य किस प्रकार पूरा करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न तीसरे का, हिमनद प्रकृति के अत्यंत शक्तिशाली कर्सर या बुलडोजर की तरह कार्य करते हैं, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को काटकर उन्हें समतल करने की क्षमता रखते हैं। हिमनद निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्वतों को नीचा करते हैं और उत्पादन हिमपद अपने मार्ग में आने वाले चट्टानी टुकड़ों को मजबूती से जकड़कर उखाड़ लेते हैं और अपने साथ घसीट कर ले जाते हैं। अब घर्षक की क्रिया हिमनद के तल में फंसे हुए बड़े बड़े पत्थर और रेतमाल की तरह नीचे की चट्टानों को लगातार रगड़ते और घिसते रहते हैं, जिससे पर्वतों की ऊंचाई कम होने लगती है और घाटी का चौड़ीकरण और गहरीकरण हिमनद वी आकार की घाटियों को चौड़ा करके यू आकार की हिमनद घाटियों, सर्क और लटकती घाटियों में बदलते हैं। मलबे का परिवहन, निक्षेपण, पर्वतों से काटा गया विशाल मलबा हिमोड या हिमनदों द्वारा पिघलने पर नीचे की ओर यानी तलहटी मैदानी इलाकों में लाकर बिछा दिया जाता है। इस प्रकार लाखों वर्षों के अपरदन और निक्षेपण के चक्र से ऊंचे ऊंचे नुकीले पर्वत धीरे धीरे घिसकर मंद ढाल वाली पहाड़ियों और अनंत समतल मैदान परिवर्तित हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से जो सभी प्रश्न थे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड करवा दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।